स्टूडेंट्स, हेलो। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है अंडर ग्रेजुएट के सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो बीए, बीएससी या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं। साथ ही साथ या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो डिग्री कॉलेज के छात्र हैं या किसी महाविद्यालय के छात्र हैं। यह वीडियो सबके लिए उतना ही एक समान रूप से महत्वपूर्ण है। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो में डील करेंगे इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय, यानी जो पेपर HIS 106 आपका है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर यानी जो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सीजन 21-22 में आए हुए प्रश्न पत्र को कि कैसे क्वेश्चन आए थे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले बार जो पेपर हुआ था वो काफ़ी अच्छा पेपर था और इस पेपर में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस पेपर में 40 प्रश्न आए थे। जो इस बार भी परीक्षा का पैटर्न सेम इसी तरह रहेगा, लेकिन टाइमिंग की बात करूँ स्टूडेंट्स तो इसमें डीडीयू ने 1.5 घंटे का समय दिया था, लेकिन इस बार प्रश्न पत्र में आपको 1 घंटा ही समय मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको ले चलता हूँ क्वेश्चंस पे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये आपके कंपलसरी माइनर इंट्रोडक्शन टू दीनदयाल उपाध्याय HIS 106 का सेकेंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर तुरंत देख लें। मानव एकता का विचार किस संस्कृति ने दिया? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहे हैं, पाश्चात्य, भारतीय, अरबी और इसमें से कोई नहीं। तो छात्र, इस तरह के प्रश्न जब आए तो आपसे बिल्कुल नहीं गलत होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो मानव एकता का विचार का सिद्धांत ये भारतीय संस्कृति की देन है। इसमें ना अरबी का कोई योगदान है, ना इसमें पाश्चात्य सभ्यता का कोई योगदान है। इसमें सीधा सीधा भारतीय संस्कृति ही प्रमुख है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंत्योदय का विचार संबंधित है, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल आप डाउट मत करिएगा, यह विचार सीधे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से ही संबंधित है। अंत्योदय का विचार यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये इसमें आप कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में मत पालिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वाधीनता सब तभी सार्थक हो सकती है जब निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने, यानी स्वाधीनता तभी सार्थक हो जाएगी जब स्वाधीनता किसकी अभिव्यक्ति का साधन बने। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको देखते ही आपको संस्कृति ऑप्शन को पहचान लेना है कि स्वाधीनता तभी सार्थक हो सकती है जब वह संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बने, यानी हम अपनी संस्कृति को अभिव्यक्त कर पाए, प्रकट कर पाए, उसको जी पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है प्रश्न पत्र कि राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? राष्ट्र धर्म प्रकाशन लिमिटेड कब स्थापित हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, ये 1946, 1947, 1948 और 1949 4 ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे हैं और इसका सही है राष्ट्र धर्म प्रकाशन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना कि 46 में तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। इसका सही जवाब है हमारे जब हमको स्वतंत्रता मिली है 1947, ये तभी स्थापित हुआ है। तो आपको याद रखना है राष्ट्र धर्म मतलब भारत की स्वतंत्रता, और 1947 को आपको हमेशा अपने मन में याद रखना है। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स। मैं चाहता हूं कि चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिखे, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ऊपर नीचे करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कौन सा कथन पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी से जुड़ा हुआ सही है? पहला कथन, उनका जन्म नगला चंद्रभाग ग्राम में हुआ था। क्या यह सही आपको लग रहा है? आपने पढ़ा हुआ है कि वे समावेशी विचारधारा के समर्थक थे। अब बताइए
ये दो विकल्प यानी हमको दिए गए हैं, दो दो बातें रखी गई हैं और पूछा जा रहा है कि बात एक सही है, यानी पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, कि पहला दूसरा दोनों सही है कि दोनों गलत है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बात कहें तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको पता होना चाहिए कि उनका जन्म नगला चंद्रभाग गांव में हुआ था। ये प्रश्न का जो ये विकल्प है, ये भी सही विकल्प है, और जो दूसरा विकल्प है ये भी सही है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब ये दोनों सही हैं तो हमारा आंसर बिना किसी डाउट के क्या हो जाएगा कि ये दोनों, यानी ये हमारे पास ये दोनों विकल्प का ऑप्शन है कि हम इन दोनों विकल्पों को सही कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक को ही नगला चंद्रभाग गांव में हुआ ऐसा हम करके दूसरे क्वेश्चन को के दूसरे तथ्य को इग्नोर कर नहीं सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, हाँ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? अखिल भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? डियर स्टूडेंट्स, जनसंघ की बात आती है तो मैंने बताया था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और खास करके जो सर्वोच्च व्यक्ति दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, ये सारे लोग अखिल भारतीय जन संघ यानी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। और इसका सही जवाब होगा हमारे पास इसमें से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऑप्शन दिख रहा है, और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी स्वयं थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचजन्य का प्रथम अंक, अब देखिए पांचजन्य का प्रथम अंक कब प्रकाशित हुआ था? यह एक समाचार पत्र की तरह एक पत्रिका थी, और जो भी है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका प्रकाशन की बात करें 14 जनवरी 1947, 14 जनवरी 1948, 14 जनवरी 14 फरवरी 1947 और 14 फरवरी 1948। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका एग्जैक्टली प्रकाशन यानी सटीक ठीक ढंग से बताए तो ये 14 जनवरी का दिन था और 1948 ईस्वी थी। तो पंचजन्य का प्रथम अंक 14 जनवरी 1948। आपको 12 जनवरी तो याद ही होगी, यूथ डे है, युवा दिवस है, तो ठीक 2 दिन आगे याद रखिएगा। एक ट्रिक के लिए मैं बस बता दे रहा हूँ कि विवेकानंद के जन्म से 2 दिन आगे याद रखिएगा। पांचजन्य का प्रथम अंक 14 जनवरी 1948 में प्रकाशित हुआ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर स्टूडेंट्स। पंचजन का प्रथम संपादक कौन था? देखिए, अब ये आप सोचेंगे ये पंचजन ने क्यों बार बार पूछ ले रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सीधा सा बात है कि इसके पूछने के पीछे तर्क यही है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न पत्र कहीं ना कहीं ये दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़ा हुआ है, और या उनके चीजों पर प्रकाश डाल रहा है, तो भी हमारे प्रश्न पत्र में ये बार बार पंचजन्य का जिक्र आ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सही जवाब दीनदयाल उपाध्याय जी नहीं होगा, क्योंकि इसका संपादन अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के प्रधानमंत्री भी थे, उन्होंने किया था, और वही इसके प्रथम संपादक भी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आप बस दीनदयाल उपाध्याय का नाम हर क्वेश्चन में देख के कंफ्यूज मत होइएगा, मेरे कहने का बस यही आशय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र धर्म का संपादक था? अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्र धर्म का संपादक कौन था। राष्ट्र ये प्रथम संपादक की बात नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने संपादक पूछा है, और वो गोलवलकर जी, ये भी आरएसएस से जुड़े हुए प्रमुख हैं। बालमुकुंद पांडे, अटल बिहारी वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। और सही आंसर है डियर स्टूडेंट्स, अटल बिहारी वाजपेयी जी। राष्ट्र धर्म यानी राष्ट्र धर्म की बात आएगी तो अटल बिहारी वाजपेयी। और अगर बात करें कि पंचजन्य के संपादक की, तो पंचजन्य का प्रथम संपादक बात आएगी तो अटल बिहारी वाजपेयी। इन दोनों प्रश्नों पे को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो की सहायता से आप सारे प्रश्नों को नोट कर लें। अगर आपको ये पीडीएफ पे चाहिए तो मैं इसको कोशिश करूँगा कि अपने टेलीग्राम में चैनल पे आपको मैं इसको डाल दूँ, ताकि आप मेरे, और इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं पूरे क्वेश्चन पेपर को। डियर स्टूडेंट्स, मेरा लक्ष्य है कि सारे बच्चों को कम से कम प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हो जाएं, उनको मेरे चैनल से जो भी न्यूज़ मिले ऑथेंटिक मिले, और जो भी नॉलेज मिले
उसका छात्र अपने जीवन में सदुपयोग कर पाए। डियर स्टूडेंट्स, मैंने चैनल ये खास करके स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये चैनल पे बताई जा रही इंफॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स, आपके सारे स्टूडेंट्स को मिले। मैं बस फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंटों तक ठीक ढंग से पहुँचे। बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 30वां प्रश्न आया हुआ था प्रश्न पत्र में, डियर स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि 1.5 घंटे का नहीं, इस बार प्रश्न पत्र जैसे डीडीयू के टाइम टेबल के अनुसार 1 घंटे का ही होने जा रहा है। तो 30वां प्रश्न कह रहा है, दीनदयाल की औद्योगिक नीति से संबंधित अवधारणा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सम्मिलित है? यानी वो औद्योगिक नीति, जो औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज के लिए पॉलिसी जो ड्रॉ होती है, उसमें से क्या नहीं था? मनुष्य को यानी ह्यूमन को नहीं मानते थे, मृदा को, मशीन को, या अगला ऑप्शन है संबंध, रिलेशंस। तो किसको नहीं, वो कौन सा तत्व नहीं सम्मिलित था? तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो तत्व है संबंध, जैसे औद्योगिक की बात हो रही तो मनुष्य की भी जरूरत है, वर्क पावर यानी ह्यूमन पावर की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, मशीन की जरूरत है, रिलेशन को वो इम्पोर्टेंट, खास करके औद्योगिक जो है नीति में, उसमें रिलेशंस का कोई काम नहीं है। उन्होंने इस तत्व को नहीं माना था कि इसमें रिलेशंस नहीं, इसमें मनुष्य यानी मैन पावर, मुद्रा, मशीन, इन सारे चीजों की उपयोगिता पे जोर दिया था। बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा, दीनदयाल की आर्थिक विचारधारा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आर्थिक विचारधारा के बारे में बात की जाए कि आर्थिक विचारधारा में से कौन सा ये कथन इसमें से सही है। देखते हैं चारों कथनों को एक बार ध्यान से, कि प्रत्येक व्यक्ति को काम रोजगार आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। प्रत्येक व्यक्ति को काम, यानी उनका ये पहला पॉइंट करा कि प्रत्येक व्यक्ति के पास काम यानी रोजगार होना चाहिए, ये आर्थिक प्रजातंत्र का मापदंड है। दूसरा कह रहा है रोजगार केंद्रित उत्पादन, निवेश तथा विकास की रणनीति बनानी चाहिए। तो अब देखिए, क्या ये दोनों सही है या बस के एक ही सही है? तो आर्थिक विचारधारा को आपको ध्यान में रख के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, कि रोजगार केंद्रित उत्पादन। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन ही सही है। और ये दोनों ऑप्शंस, यानी ये जो दोनों ऑप्शंस है, ये दोनों ऑप्शन आपके सही ऑप्शन है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार भी चाहिए, और दीनदयाल जी का भी ये विजन था कि प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार हो, और ये आर्थिक यानी रोजगार होगा तो देश का आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी होगी और देश प्रगति करेगा। और रोजगार केंद्रित उत्पादन मतलब व्यक्ति जो काम कर पाए, उत्पादन भी उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यानी मतलब फैक्ट्री आप लगा दो किसी ऐसे चीज की जिसमें मजदूर उसके बारे में जानता ना हो, ऐसी काम नहीं हो पाएगा। यानी जो जो हमें स्किल आती है, रोजगार उसी तरह के लोगों को दिए जाने चाहिए। नई स्किल्स को अगर है तो सिखाया जाना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा कैसी होनी चाहिए? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा कैसी होनी चाहिए? अब ये क्वेश्चन तो काफी अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, और अलग अलग होना चाहिए। मन, शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एकीकृत होना चाहिए, एक में होना चाहिए, सुसंस्कृत होना चाहिए, या उसमें से कोई नहीं। तो अब सुसंस्कृत मतलब ठीक ढंग से, और एकीकृत मतलब होता है कि एक में। तो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा एकीकृत नहीं होगी। इसका ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट, इसका सही जवाब है सुसंस्कृत होनी चाहिए, मतलब ठीक ढंग से व्यवस्थित होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल के अनुसार औद्योगिक नीति पर विचार करते समय कितने बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? अब वो कितने बिंदु जो ठीक है औद्योगिक नीति, अब औद्योगिक नीति के बारे में मैंने पहले बताया क्वेश्चन में, संबंध को उन्होंने प्राथमिकता नहीं दी थी। अब पूछ रहा है कितने बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए, 7, 6, 5, 4। तो छात्र स्टूडेंट्स अगर बात करें कि जो औद्योगिक नीति है, तो इसके बारे में दीनदयाल उपाध्याय जी का सीधी सीधी 4, एक मिनट डियर स्टूडेंट, तो वो 4 औद्योगिक नीतियों पे, मतलब औद्योगिक नीतियों के 4 बिंदुओं पे विचार करने की बात करते हैं। तो इसका सही उत्तर 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण हमारा मुख्य सिद्धांत है? यानी विकेंद्रीकरण मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। तो कह रहा है किसने कहा कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण ही हमारा प्रमुख सिद्धांत है? तो डियर स्टूडेंट्स,
ये क्वेश्चंस जो है आपकी स्क्रीन पे है, जो इसको किसी और ने नहीं, दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही कहा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि डियर स्टूडेंट मुझे पता है वीडियो बड़े हो जाते हैं तो, लेकिन ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट्स। ये सारे क्वेश्चंस आपको देख के ही जाने चाहिए, और ये आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन का लाभ उठाएंगे, और इन क्वेश्चन में बस सीधे बस आंसर्स को नहीं याद करेंगे, और ऑप्शंस या जो भी है उससे जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन को भी दिमाग में रखेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। दीनदयाल उपाध्याय ने किस उद्योग को बढ़ावा दिया? अब देखिए, अब उद्योग से रिलेटेड उनके, यानी वो जो उद्योग से जुड़े हुए उनके क्या विचार हैं, तो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, बड़े धंधे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है, लघु उद्योग, छोटे कुटीर, उन्होंने कुटीर जो, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, इसको कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात की, ठीक है, जो घर से किए जा सकते हैं उद्योग धंधे, जैसे लोगों जो काम घर से चला, मतलब घर से जो उद्योग धंधे किए जा सकते हैं, घर पे जो काम किया जाता है, बड़ी इंडस्ट्रीज या बड़ी, सब कोई फैक्ट्री नहीं स्टैब्लिश कर सकता ना, तो छोटे धंधे जो हम घर से चला सकें वो कुटीर उद्योग में आते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अनमोल विचार था। अब देखिए, क्वेश्चन तो काफ़ी अच्छा है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय पढ़ते हैं और इस तरह के प्रश्न, तो किसी भी स्टूडेंट्स को प्रिपेयर होना चाहिए। देखिए, अनमोल विचार क्या था? अब उनका अनमोल विचार, आप कुछ भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, आपको बिना ऑप्शन पढ़े ये नहीं कह सकते बस यही अनमोल विचार है। हम उसमें से देखेंगे कि उन्होंने किस किस की बात की है और वो हमारे ऑप्शंस में है कि नहीं। तो मैं आपके लिए एक बार ऑप्शंस भी पढ़ दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रही तो बस आप ऑप्शन, पहला ऑप्शन करा है, हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, दूसरा स्वप्रेम, तीसरा आत्मीयता, और चौथा जागरूकता। तो अनमोल विचार किस बारे में है, क्या लग रहा है आपको डियर स्टूडेंट्स? आपने तो थोड़ा बहुत उनको पढ़ा ही है। तो इसका सही जवाब है कि देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है हमारी राष्ट्रीयता ही भारत का आधार भारत माता, यानी हमारा जो अस्तित्व है वो भारत माता से है। हम जो सिटीजन है इंडिया से, तो जस्ट बिकॉज कि जो है ये हमारा देश जो है, सब जो मातृभूमि जो हमारी है, हमारे वहाँ भारत को माता का दर्जा दिया गया है, जबकि बहुत सारे देशों में कंट्री को पिता की तरह समझा जाता है। तो हमारे देश की राष्ट्रीयता, यानी जो हमारे सिटीजनशिप है, उसका आधार भारत माता है। ये इनका प्रमुख विचार है, ठीक है। स्वप्रेम, आत्मीयता, ये सब है, लेकिन प्रमुख की बात करें, स्वप्रेम की बात नहीं, वो आत्मीयता तो ठीक फिर भी है, लेकिन भारत माता सही आंसर है। तो आप इसके सही आंसर को याद रखेंगे कि इसका सही आंसर हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है, ये इनका प्रमुख विचार था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? जनसंघ सिद्धांत और नीति का लेखक कौन है? चार ऑप्शन हैं दिए, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राम मोहन राय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो जनसंघ के सिद्धांत की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इस पुस्तक को किसने लिखा हुआ है? तो ये जो है, देखिए, अब महात्मा गांधी ने तो लिखा नहीं। महात्मा गांधी की फेमस पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी मेरे सत्य के प्रयोग। रविन्द्रनाथ टैगोर की फेमस पुस्तक गीतांजलि हो जाती है। अब राम मोहन राय समाज सुधारक थे, ये किताब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही है। इसमें आप निश्चिंत रहिए। तो जनसंघ सिद्धांत और नीति, इस यानी जनसंघ सिद्धांत और नीति यानी दीनदयाल उपाध्याय जी की ही कृति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष किससे प्राप्त होता है? आप क्वेश्चन देखिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो है ये किसमें प्राप्त होता है? मानववाद में प्राप्त होता है, साम्यवाद में, एकात्मवाद में और समाजवाद में। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पता है कि सीधे आप गेस भी कर सकते हैं कि ये दीनदयाल उपाध्याय जी से जुड़ा हुआ है, तो वो किसके बारे में बात करते हैं? तो वो इन सब में से एकात्मवाद की, मानव एकात्मवाद की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सम्राट चंद्रगुप्त का लेखक था? इसमें से कौन था जो सम्राट चंद्रगुप्त नाम की ये पुस्तक है डियर स्टूडेंट? अब ये राजा का लेखक आप समझने पे, ये पुस्तक का लेखक कौन है? तो देखिए, सम्राट चंद्रगुप्त नामक पुस्तिका किसने लिखी है? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ही लिखा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो याद रखिएगा, पूछ देगा दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना क्या है, तो आपको याद रखना चाहिए कि उनकी रचना सम्राट चंद्रगुप्त भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जगत गुरु शंकराचार्य किसकी रचना है?
अब ये इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है, विवेकानंद की रचना है नहीं, महात्मा गांधी की रचना मैंने आपको बताई, कबीर के दोहे हैं और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने 40 क्वेश्चंस की सीरीज को कवर किया है। 40 क्वेश्चंस को कवर किया है जो पिछले बार आपसे पहले सेमेस्टर वाले छात्रों के हुए थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो का आप लाभ लेंगे और इस अपनी तैयारी को आप फिर से गति देंगे। आने वाले वीडियो में हम मॉडल पेपर्स लेके आएंगे ताकि आपका ये जो कंपलसरी पेपर सारे स्टूडेंट्स का है, इनमें सबका प्रॉफिट हो और आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार हो। तो आप चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके सपोर्ट से ही हम अच्छे कंटेंट को लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।